हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो मैं हमने प्रैक्टिस सेट देख लिया है और इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया हुआ, तो आप जाके देख सकते हैं। यह बिहार दरोगा प्रीलिम्स का एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट चल रहा है क्लास। इसमें 100 क्वेश्चन में है और एग्जाम में 100 क्वेश्चन दिया जाता है। 200 नंबर का होता है और 2 घंटे टाइमिंग दिया जाता है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया था जिसमें कि आवाज़ नहीं आ पाया, तो मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है। तो हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो टोटल 22 मैच खेले गए हैं महिला प्रीमियर लीग के दौरान। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो 2023 में फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड तीनों में चुनाव हुए हैं। मणिपुर में अभी चुनाव नहीं हुए हैं, तो इसमें हमारा नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मणिपुर। बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार ने हर वर्ष 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 15 फरवरी को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की है। भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो केरला हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा मसाला केरला में उत्पादन होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एडिटोरियम में मध्य प्रदेश दिया हुआ है आंसर, आप एक और इसे देख लीजिएगा, लेकिन केरला होना चाहिए आंसर। राइट आंसर केरला ही होगा, डी। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो नासा के द्वारा और इसरो के द्वारा जो निसार का प्रक्षेपण है वो 2024 में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्री अन्न सम्मेलन जो है नई दिल्ली में की गई है, ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुरा महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मथुरा महामेला जो अभी मनाया गया है वो पश्चिम बंगाल में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 70वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो 70वें प्रवासी दिवस में 70 देशों ने भाग लिया है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। 70 देशों ने राइट आंसर। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ गीत थे जो RRR मूवी के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसी विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो सियाचिन के जो कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया वो शिवा चौहान को वहाँ तैनात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए शिवा चौहान। इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरस्कार पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा जोनाथन क्रिस्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का विषय है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिभा संबंधित है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ जो संबंधित है वो भगवान शिव से संबंधित है और यह राजस्थान में है। क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वाड जो होता है सम्मेलन इसका 2022 का तो जापान में हुआ है और 23 का ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वाड में 4 देश का है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, चारों देश क्वाड में है, क्वाड देश के सदस्य हैं। किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार गुजरात के अहमदाबाद को मिला है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अहमदाबाद। एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? तो एयर इंडिया ने विस्तारा के साथ अपने को विलय की मंजूरी दी है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विस्तारा। अंडर 19 वर्ल्ड कप मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा?
तो अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान 126वां है और पहले स्थान पे है फिनलैंड। फिनलैंड पहले स्थान पे है। 32वें ब्यास सम्मेलन 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें ब्यास सम्मेलन 2023 में ज्ञान चतुर्वेदी जी को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ज्ञान चतुर्वेदी। पाक जलमंटू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? जो पाक स्ट्रेट है या जलमंटू है उसे तेजी से पार करने वाली बन गई है सपन्ना रमेश सिलार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट स्कॉलर अवार्ड प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा INS द्रोणाचार्य। भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जो भारत की पहली व्यावहारिक प्रयोगशाला राजस्थान के जयपुर में स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा जयपुर। मिथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया है? तो जो नागपुर में पहली बस मिथनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया है जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने किया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा नितिन गडकरी जी। हाल ही में इल्ला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से थे? जो इल्ला भट्ट थे वो समाज सेवक थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इल्ला भट्ट समाज सेवा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है, कौन सा है? तो नदी बेसिन पूछ रहा है। नदी बेसिन उससे कहता है जैसे कि मेन नदियाँ उसकी सहायक नदियों से मिलकर बनता है, उसे हम नदी तंत्र नदी बेसिन कहते हैं। तो सबसे बड़ा तो नदी तंत्र पहला हो जाएगा, या सबसे बड़ा नदी तंत्र पूछेगा तो गंगा हो जाएगा, लेकिन इसमें दूसरा पूछा है तो दूसरा हो जाएगा गोदावरी। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? गोदावरी हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर दर्रा है स्थित नाथुला जो कि सिक्किम में है। सिक्किम में जो 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक जलैपला, दूसरा नाथुला। इसका ट्रिक है जैन से जलैपला दर्रा, ना से नाथुला दर्रा, और दोनों सिक्किम में है। और खैबर दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर में, जो जिला भी जम्मू कश्मीर, और रोहतक दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। केसर मिश्रण है, केसर किसका मिश्रण है? बीज एवं कलियों का मिश्रण है। जो केसर है कलियां और बीज के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ियाँ स्थित है, तो मिकिर की पहाड़ियाँ असम में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिकिर की पहाड़ियाँ असम में। वृक्षों के काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू की गई थी? तो चिपको आंदोलन शुरू की गई थी 1970 में उत्तराखंड राज्य में, और सुंदर बहुगुणा ने उन्होंने इसका नेतृत्व किया था चिपको आंदोलन का। और इसमें पेड़ को काटने से बचाने के लिए लोगों ने पेड़ से चिपक गए थे, तो इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। तो ये इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। तो वृक्षों को काटने से बचाने तो चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 1970 में। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो वन्य रोपण करने से पारिस्थितिकी संतुलन बनता है, वन्य जीव सुरक्षा से भी, और जल प्रबंधन से। औद्योगिक के प्रबंधन से क्या होता है? पारिस्थितिकी संतुलन नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। निम्न में से कौन सा देश स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध वो होता है इसके चारों तरफ स्थल हो, मतलब जमीन हो, पानी ना हो, नदी सागर ये सब ना हो। तो इसमें से यूक्रेन जो है इसके साइड में ब्लैक सी पाया जाता है, और रोमानिया में भी ब्लैक सी पाया जाता है। हंगरी जो है स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है हंगरी। तो इसमें हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। इसमें स्थल रुद्ध पूछा तो हंगरी हो जाएगा। आप यूरोप का मैप जाके देखिएगा, हंगरी, यूक्रेन और रोमानिया का तीनों का आप लोकेशन जाके देखिएगा यूरोप के मैप में। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह किसका कथन है? तो जो थर्नट बेट थे उन्होंने कहा था कि वनस्पति क्या है? जलवायु का सही सूचक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्नट बेट। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से आरंभ की गई थी? तो भारत में जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरू हुई थी वो 1892 से शुरू हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा है जो 1892 से आरंभ हुई थी।
निम्न में से कौन सी पहले घटित घटना हुई है? तो इलाहाबाद की संधि हमारा हो गया 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि। और इस टाइम में जो गवर्नर जनरल था वो कॉर्नवालिस थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1772 से लेकर 1782 तक। सलवाई की संधि भी 1782 में हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के फलस्वरूप। और तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 1890 और 92 के बीच। तो इसमें सबसे पहले पूछ रहा तो आप देख सकते हैं इलाहाबाद की संधि हो जाएगा जो कि 1765 में हुई थी सबसे पहले। और उसके बाद पूछता तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी कह सकते हैं। तो हमारा इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी को महात्मा गांधी ने गुरु जी कहा था। तो इसमें गुरु जी किसको कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने किया था। और महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ये सब याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रधान सेनापति कौन थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था उस टाइम में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड बेवल हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई है? तो 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उस टाइम जो सेनापति थे वो लॉर्ड बेवल थे। मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहाँ मनाया गया? तो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो कोलकाता मनाया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा कोलकाता। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश का था वल्लभ, उन्होंने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुलाम वंश का था ये वल्लभ, और उन्होंने सैन्य विभाग के लिए दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? जो आमिर खुसरो थे उन्होंने अपने कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आमिर खुसरो जी। और आमिर खुसरो को खड़ी बोली के संस्थापक माना जाता है। और आमिर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। सही है ये। जयचंद कन्नौज का जो राजा था जयचंद और गौरी के बीच हुआ था, मोहम्मद गौरी के बीच। और जो तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। तो इसका सही मिलान सभी है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी अपने भाई जौना खान की याद में। तो ऑप्शन में हमारा बी हो जाएगा। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौना खान की याद में, जो कि उसका भाई था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो भारत में सबसे पहले जो मानव का साक्ष्य मिला वो नर्मदा नदी पे मिला है, नर्मदा घाटी में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव या सिंधु सभ्यता जो महान स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और मोहनजोदड़ो से हमें एक अन्नागर भी प्राप्त हुआ जो कि सबसे बड़ा स्मारक था। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था 1921 में, राखालदास बनर्जी जी ने खोजा था। लोथल में बंदरगाह और गोदीवाड़ा पाया गया है। और कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और उसको राजधानी भी उदयन ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उदयन हर्यक वंश का था और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे बिंबिसार की हत्या करके उसका बेटा अजातशत्रु राजा बनता है। और अजातशत्रु की हत्या करके उसका बेटा उदयन राजा बनता है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949। आप देश का पढ़ेगा उसमें भी लिखा हुआ है भारतीय संविधान में कि 26 नवंबर 1949 को आगे उसमें डेट दिया हुआ है। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। और सबसे पहले लागू कब किया गया भारतीय संविधान को? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? 3 विषय होते हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है कानून, केंद्र सूची में केंद्र सरकार बनाती है कानून, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं।
तो इसमें एक समवर्ती सूची में क्या है, तो पुलिस विभाग जो है राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी राज्य सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन ये समवर्ती सूची में आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आ गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। और भीमराव अंबेडकर जी ने मूल अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय दोनों बोला था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संतकर्ता आयोग का गठन आयोग का वर्णन करता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति इनमें से हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी प्राक्कलन समिति। प्रत्येक राज्य में लोकसभा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो लोकसभा और विधानसभा में सीटों को बढ़ाना या घटाना परिसीमन कमेटी आयोग करता है इसका निर्माण। तो परिसीमन को 2026 तक बढ़ा दिया गया है, मतलब 2026 तक ना कोई लोकसभा विधानसभा सीटों में कोई मतलब कि सीटों में बढ़ोतरी या घटोतरी होगी। तो परिसीमन आयोग में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा 2026 तक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है, तो उच्चतम न्यायालय से एक राष्ट्रपति है जो कि राय ले सकता है। तो संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के इस प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। और हमारे अभी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राज्यपाल हो जाएगा। राज्य सरकार का बोलेगा तो राज्यपाल हो जाएगा, और केंद्र सरकार का बोलेगा तो या संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति हो जाएगा। तो इसमें राज्य सरकार का पूछ रहा है तो राज्यपाल। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण करना आवश्यक है, प्रदूषण पर नियंत्रण पाना भी आवश्यक है, और निर्धनता को घटाना भी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। सतत विकास के लिए ये तीनों जरूरी है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की जो मात्रा निर्भर करती है वो वायुमंडल की नमी पर। वायुमंडल नमी बताती है कि वर्षा कितनी मात्रा में होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो नगरीकरण और औद्योगिकरण किसके लिए हानिकारक है, संतुलन विकास के लिए, इसके लिए हानिकारक है, पर्यावरण परिस्थितियों के लिए भी हानिकारक है, और जैव विविधता के संरक्षण के लिए, इन तीनों के लिए हानिकारक है नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। साइलेंट वैली या शांत घाटी परियोजना जो है कि केरला में स्थित है, तो केरला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में। और कांगेर घाटी क्या है, आप हमें कमेंट करके बताइए कांगेर घाटी कहाँ कौन से राज्य में है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है जो पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सहांद्री भी कहते हैं। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, जो इलेक्ट्रा गोल्ड कप है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। शार्क में 7 देश आते हैं। शार्क में 7 देश आते हैं, इसमें से एक हमारा भारत है, दूसरा हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो हो गया 1 2 3 4 5 6 और एक मालदीव। 7 देश आते हैं शार्क में, और इसमें पूछा कि इसमें से कौन नहीं है, तो इस अफगानिस्तान तो है, श्रीलंका भी है और बांग्लादेश भी है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, तो म्यांमार। तो म्यांमार क्या है, शार्क देश का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शार्क का सदस्य नहीं है म्यांमार। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं। धूप के जो समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हैं हम उसे आइसोहेल कहते हैं, और जो समान टेम्परेचर को जो मिलाता है रेखा उसे हम आइसोथर्म कहते हैं, और समदाब को मिलाता है जो उसे हम आइसोबार कहते हैं। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, आइसोहेल कहते हैं धूप में मिलाने वाली रेखा को। इनमें से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो पंडवानी, नवारानी और डांगला
ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। लाहो बांग्ला ये मेघालय का है। छापेली मथाहू डांगी ये हिमाचल प्रदेश का है। रासलीला नौटंकी ये यूपी का है। तो इसमें छत्तीसगढ़ का पूछ रहा है तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, पंडवानी, नवरानी और डांगला। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को, हर साल 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक अकादमी 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? तो असम राइफल्स का जो मुख्यालय है वो मेघालय के शिलोंग में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। एम्पियर सेकेंड में किसकी इकाई होती है? तो एम्पियर सेकेंड में हम आवेश की इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? तो आवेश की। मानव शरीर में कौन से दो अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो मानव क्षेत्र के दो मुख्य अंग हैं जिसमें चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी मात्रा में आता है, तो हृदय और मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हृदय और मस्तिष्क। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो निकोला टेस्ला द्वारा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कारक माना जाता है, निकोला टेस्ला को। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का जो प्रतिरोध है उसको आधा कर देंगे तो विभवांतर क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 गुनी हो जाएगी धारा। निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम है? तो सबसे कम विचलन कोण होता है लाल का और सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का। तो इसमें क्या पूछा? कम। तो कम हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाल रंग का सब विचलन कम होता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर वास्तविक वस्तु पर उत्तल दर्पण पर हम बनाएंगे प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? तो वो प्रतिबिंब छोटा होगा, प्रतिबिंब सीधा होगा और वृत्त और फोकस के बीच में निर्मित होगा। इसमें ये गलत हो जाएगा। ये बोला कि प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं होगा अगर उत्तल दर्पण पे हम बना रहे हैं तो ऑप्शन में हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी, इलेक्ट्रोमीटर तीनों और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ऑडोमीटर है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो फॉर्म में है उस फॉर्म से अगर हम इसे बदल के दूसरा फॉर्म में ले आएंगे तो वो वापस उस फॉर्म में नहीं आ पाएगा। जैसे कि बर्फ़ को अगर हम पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा और पानी को वापस हम जमा देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा। तो वो एक भौतिक प्रक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम कागज़ को जला देंगे तो वो राख बन जाएगा, लेकिन राख को वापस हम कागज़ बना पाएंगे जला के? नहीं। तो वो क्या हो जाएगा? वो रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें पूछा रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो मक्खन का खट्टा होना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और कार्बन डाइऑक्साइड सूखी बर्फ बनना, प्लेटिनियम तार का गर्म होना और लौह चुंबकीय, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातक उसे कहते हैं जो कि ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए, ठोस से ये गैस में बदल जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातक कहते हैं। तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। कपूर अगर आप देखिए कपूर रखिएगा तो हवा में ये क्या होता है? उड़ जाता है। तो ये क्या है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। और सोडियम सल्फेट जो है कि ये ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा सोडियम सल्फेट। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आधात्विक तत्व होते हैं, हम उसे अनोक्सी अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा अनोक्सी अम्ल। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम कैसा रंग होता है? तो जो मिथाइल का क्षारीय रंग हो जाएगा वो पीला गुलाबी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड
प्राकृतिक में उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी होते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में उभयधर्मी होते हैं। रासायनिक गुणों के साथ मध्य मेडलिफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? जो मेडलिफ थे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के साथ मिलकर यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक जो है आवर्त सारणी का वो फ्लोरीन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोरीन। ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन एक कार्बन का अपरूप है जो कि ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। ये ग्रेफाइट से प्राप्त होता है। तो ग्राफीन क्या है? कार्बन का अपरूप है। यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो विलीन ऑक्सीजन का जो है यूट्रोफिकेशन से न्यूनीकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन के दौरान न्यूनीकरण विलीन ऑक्सीजन का होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? तो प्रेथोलस जो है वो कीटभक्षी पौधा नहीं है। प्रेथोलस नहीं है। कटपर्णी, विनस फ्लाईट्रैप और सैंडियो ये सब क्या है? कटवर्णी पौधा है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो प्रोथैलस नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? विज्ञानी। तो पहला वनस्पति विज्ञानी थ्रियोफ्रेटस को माना जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। थ्रियोफ्रेटस को पहला वनस्पति विज्ञानी माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन कवक से एंटीबायोटिक प्राप्त किया जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? पादप मतलब पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जो हार्मोन कोशिका विभाजन करता है वो साइटोकाइनिन करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साइटोकाइनिन का काम है कि पादप हार्मोन में कोशिका विभाजन करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है। तो ये हो जाएगा। श्वसन का पहला चरण है जो ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा समूह के मर्केशिया आते हैं। जो मर्केशिया पौधा है वो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर से में ले जाती है? तो शुक्राणु को शरीर में जो ले जाएगी वो शुक्रवाहिका हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? जो लेंस का काम क्या होता है कि आंखों की फोकस दूरी को बदलना। तो हमारी आंखों में लेंस का काम है फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो जो आरबीसी है, आरबीसी का काम है कि ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे शरीर में फैलाने का। तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन जो का जिम्मेदार कौन होता है? तो आरबीसी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये रक्त में पाया जाता है। आरबीसी इस टाइप के छोटे छोटे लाल लाल होते हैं जो कि रक्त में पाया जाता है और ये ऑक्सीजन परिवहन करवाते हैं। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या है? तो सेवाओं का जो निर्यात होता है हम उसे अदृश्य निर्यात कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेवाओं का निर्यात अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। एकीकृत ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। और योजना आयोग खत्म हो गया है। अब क्या नीति आयोग आ गया है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि नीति आयोग बनेगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या हो, शून्य हो जाती है। मतलब किसान को या श्रमिक जो है लेबर
उसकी उत्पादकता एकदम जीरो रहती है, उसे हम प्रच्छन्न बेरोजगार ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आय समिति किस वर्ष गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था 1949 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। अब आगे मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन आप खुद देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, और सोल्यूशन इसका दिया हुआ है, जो कि आपको PDF स्टडी फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको PDF इसका मिल जाएगा। और ये उत्तर एवं व्याख्या, तो आप इसमें व्याख्या भी अच्छे से देख सकते हैं खुद से, और इसका मैं PDF अपलोड कर दूँगी, तो आप PDF जाके देख लीजिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलेंगे 4 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तो थैंक यू सो मच गाइस।